तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे jQuery की, तो जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जिसकी हमने पहले बात की थी। और जो हमने एग्जांपल देखा था jQuery का, पहले वो एक बार ओपन करते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वाली अप्रोच हमने काम में ली थी jQuery की फाइल को लिंक करने के लिए, और यहाँ पे अपनी कस्टम स्क्रिप्ट को भी लिंक करने के लिए हम यही अप्रोच भी काम में ले सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर रहे थे कि उस jQuery की फाइल को तो लिंक किया और अपने कोड को यहीं पे प्रोवाइड कर दिया, कुछ ऐसा भी कर रहे थे। और यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में जैसे बात की CSS फंक्शन की। CSS फंक्शन या तो ऐसा प्रोवाइड किया जाए जहाँ प्रॉपर्टी और वैल्यू दो पैरामीटर की तरह प्रोवाइड कर दिया जाए, जो एक बार में केवल एक ही CSS प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए दिया गया होगा। दो बार अगर देते हैं दो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, बिल्कुल दे सकते हैं, इस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। बट वहीं अगर बात करें CSS फंक्शन ऐसा भी दिया जा सकता है जहां पे एक ऑब्जेक्ट CSS फंक्शन के एक पैरामीटर की तरह प्रोवाइड कर दिया गया, और उस ऑब्जेक्ट की जो इंडेक्स वैल्यू है वो CSS प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वो जो वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स की, वो रेस्पेक्टिवली उन CSS प्रॉपर्टीज की वैल्यू के लिए प्रोवाइड की गई है। जैसे ही आपको विजिबल है, ये CSS की प्रॉपर्टी, ये उसकी वैल्यू, ये CSS की प्रॉपर्टी, एंड इधर उसकी वैल्यू, एंड सो ऑन। आप जितने भी चेंजेस करवाना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं। और ये, हाँ, सेलेक्टर प्रोवाइड करने की अप्रोच होपफुली आपको आइडिया लग चुका है। डायरेक्ट टैग प्रोवाइड कर सकते हैं आप इसमें, आईडी देने के लिए हैश के साथ, क्लास देने के लिए डॉट के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप CSS में प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे, उसके साथ साथ हमने एग्जाम्पल कुछ ऐसा भी देखा कि अगर हमें किसी एलिमेंट को नई क्लास प्रोवाइड करनी है या क्लास रिमूव करनी है, तो उनके लिए भी हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। क्लास अगर ऐड करनी है तो ऐड क्लास, क्लास अगर रिमूव करनी है तो रिमूव क्लास। जबकि क्लास टॉगल करने के लिए टॉगल क्लास फंक्शन अवेलेबल है, कि क्लास अगर नहीं थी तो मिल जाए, अगर ऑलरेडी अवेलेबल थी तो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए टॉगल क्लास अवेलेबल है। वहीं हैज क्लास फंक्शन अवेलेबल है चेक करने के लिए ये क्लास उस एलिमेंट पे प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है या नहीं, चेक करने के लिए हैज क्लास, जिसे आप इफ में प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये हमने बात की थी लास्ट क्लास में जाते जाते, जो एनिमेट फंक्शन की। एनिमेट एक फंक्शन अवेलेबल है जिसके अंदर तीन पैरामीटर दिए जा सकते हैं। वैसे तो अगर हम इस तरीके से अभी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इजीली देख सकते हैं इसे, कि डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, उसे परफॉर्म करवाना है। और उस फंक्शन में अभी बटन के क्लिक पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसे परफॉर्म करवाना है, बटन 1 जिसकी आईडी है BTN1, उसके क्लिक पे। और उसमें भी हमने क्या कहा, इस ब्लॉक 1 आईडी वाले एलिमेंट को एनिमेट करवाना है। कैसे एनिमेट करवाना है, सेव किया, और इसे अगर रिफ्रेश कर रहे हैं इस तरीके से पेज प्रोवाइड करने के बाद, ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट्स, ओके। तो इस केस में जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने पे यहाँ पे क्या हुआ, तो एनिमेट फंक्शन को आप जब कुछ एनिमेशन प्रोवाइड करोगे तभी तो वो वर्क करेगा। नल ऑब्जेक्ट अगर दिया तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, लेकिन कोई एरर नहीं आएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप CSS फंक्शन के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दे रहे हैं, इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट की जगह पे आप कुछ लिखना भूल गए, तो वो कंसीडर कर लेगा उसे नल ऑब्जेक्ट की तरह, और उस केस में कोई एरर नहीं। लेकिन CSS अप्लाई कुछ दिया ही नहीं तो अप्लाई क्या करे, तो कुछ भी अप्लाई भी नहीं करता। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, एनिमेट क्या करना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे बताया। जैसे हम उसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं, हाइट चेंज करना चाहते हैं, इनिशियली क्या प्रोवाइडेड है, विड्थ प्रोवाइडेड है 200 पिक्सल, हाइट प्रोवाइडेड है 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों प्रोवाइड की है,
तो एब्सोल्यूट अगर नहीं भी देते हम यहाँ पे, इस तरीके से हमने दे रखा है। सेव किया एंड रिफ्रेश किया। इस केस में अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी। बट अभी अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर अप्रोच को देखें, एब्सोल्यूट का क्या यूज होता है सीएसएस में, तो पेरेंट के रेस्पेक्ट में फिक्स पोजीशन, पोजीशन फिक्स भी दे सकते हैं क्योंकि अभी ये डायरेक्टली अवेलेबल ब्लॉक है जिसका पेरेंट डायरेक्ट बॉडी है। बट अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने इस डिव के बाद सपोज एक और डिव दे रखा था, और ये जो एक और डिव हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, इस डिव के अंदर हमने कंटेंट दे रखा है जैसे सम मोर कंटेंट इज हियर, कुछ हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। सेव किया, इस पेज को किया रिफ्रेश, तो ये लाइन यहाँ दिख रही है। ये जो लाइन हमें यहाँ दिख रही है, अब जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट होती जा रही है। बट कई बार अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये बॉक्स ऐसा अवेलेबल हो जिससे बाकी कंटेंट को कुछ भी लेना देना नहीं है, जैसे ये फिक्स पोजीशन में होता, फिक्स पोजीशन का हमने एग्जांपल पहले देखा भी है, एब्सोल्यूट का भी एग्जांपल पहले देखा है। बट अगर हम यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोवाइड कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है वो समझें। ये जो कंटेंट था वो यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो कंटेंट इस पर्टिकुलर के पीछे छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है वो कंटेंट इसके पीछे। ये एक तरीके से ऐसा है कि जो भी आपके पेज का कंटेंट था वो तो वैसा की वैसा ही रहे, वो बैकग्राउंड या फोरग्राउंड की तरह अलग से एक लेयर अवेलेबल करवा दी। एग्जाम्पल को थोड़ा और बेटर बनाते हुए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ ऐसी, जैसे हमने ये पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया और इस तरीके के हमने सपोज ये 2-3 पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ वर्ड यहाँ पे आपको कट किए हुए दिख रहे होंगे जो इसके पीछे छिप गए हैं। और यहाँ पे हम इसके कलर को भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं। रेड कलर जो डायरेक्टली प्रोवाइडेड था इसकी जगह पे हम RGB फॉर्मेट में, अगर इस कलर का कोड देखें, पहले ये रेड कलर था हमारे पास, इस कलर के रेस्पेक्टिवली हम RGB फॉर्मेट का ये कोड हमारे पास आता है, ये हमारा कलर है। इस RGB कलर की जगह पे हम RGBA फॉर्मेट, होपफुली आपको ध्यान होगा अल्फा वाले मैनर में ओपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए RGBA अवेलेबल है। यहाँ पे हमने वैल्यूज कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दी, RGB एंड A के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया ये जैसे 0.7। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये ट्रांसपेरेंट मैनर में अवेलेबल है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आगे अवेलेबल जो दिख रहा है इसके पीछे भी कुछ कंटेंट है और इसके आने से कोई और चीज डिस्टर्ब नहीं हो रही, ये एक अलग लेयर की तरह अवेलेबल है। और इस पे जब हमने क्लिक किया, क्लिक होते ही क्या हो रहा है, इसका साइज चेंज हुआ। जरूरी नहीं है केवल इसका साइज ही चेंज करवाना, ऐसा भी करवाया जा सकता है कि इनिशियली इसकी लेफ्ट वाली जो पोजीशन है वो प्रोवाइड कर रखी थी 0। हमने क्या किया, जैसे इसे एनिमेट करवाते हैं विड्थ चेंज नहीं की, हाइट चेंज नहीं की, हमने चेंज कर दिया केवल इसे लेफ्ट को। लेफ्ट हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज ये 100%। इस केस में ये कैसा एनिमेशन दिखेगा वो भी समझें। रिफ्रेश किया हमने इस पेज को, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक होते टाइम ये कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं इजीली, हमने 100% उसे बाहर निकाल दिया। और ये जो एनिमेशन का जो अभी अभी तरीका देखा रिफ्रेश, ये एक्चुअली में आपके स्लाइडर में हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसे लॉजिकली किसी तरीके से काम में ले सकते हैं तो लॉजिक सबके अलग अलग होते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको बेटर आइडिया लगेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप इसे देख सकते हैं, इसे हमने रिफ्रेश किया एंड इस पर जैसे क्लिक किया ये इस तरीके से जाता है। और कहीं ना कहीं स्लाइडर का सेंस भी कुछ ऐसा ही अवेलेबल होगा। बट हाँ, अगर एक बार आप वापस ध्यान से देखें इसी चीज को, जब रिफ्रेश कर रहे हैं इनिशियली यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल बार आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जैसे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये 100% को क्रॉस करके जा रहा है, लेफ्ट वाला पोर्शन इसका 100% पे पहुंच गया। और लेफ्ट 100% पे पहुंचा, इसका मतलब क्या है, एक स्क्रॉल बार आया और इसे ध्यान से देखें तो उसके बाउंड्री के बाहर निकल गया। इसका लेफ्ट कहाँ गया, इसके 100% के लेवल पर चला गया लेफ्ट, तो बाकी जो विजिबिलिटी है इसकी वो इसके राइट साइड में है, तो पूरा बाहर चला गया। कई बार ऐसा भी करने का आपका विचार हो सकता है
कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे ये स्क्रॉल करते हुए पूरा वहां तक चला जाए, जितना उसका टास्क था वहां तक कर जाए, तो उसके साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक फंक्शन कि हमें ये काम और करवाना है जैसे ही वो एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तब। और इस चीज को एक बार समझें, एनिमेट वाला जो हमारा ये फंक्शन अवेलेबल है वो कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक सेलेक्टर दिया, इसके साथ हमने प्रोवाइड किया ये एनिमेट, और यहां पे हमने प्रोवाइड किया पहला वो फंक्शन, सॉरी पहला फंक्शन नहीं है, पहला क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया एक ऑब्जेक्ट जो स्पेसिफाई करेगा किसे, कि हमें वो एनिमेशन के थ्रू फाइनल क्या अवेलेबल करवाना है। वो पहला ऑब्जेक्ट जैसे दिया गया है, ये बिल्कुल वैसे जैसे सीएसएस के लिए था, बिल्कुल वैसा ही अवेलेबल है, जहां पे सीएसएस की प्रॉपर्टी और उसके लिए वैल्यू, सीएसएस की प्रॉपर्टी और उसके लिए वैल्यू इस तरीके से प्रोवाइडेड है। दूसरी चीज क्या दी गई है, वो टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड किया गया। केवल वर्ड ये समझने के लिए लिख रहे हैं इस तरीके से ना, कि तीन चीजें वहां पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड थिंग केवल एक है, अगर आप कुछ चेंज करवाना चाह रहे हैं, कुछ एनिमेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो रिक्वायर्ड तो ऑब्जेक्ट है कि क्या क्या चेंजेस करवाने हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज स्पेसिफाई। बट अगर आप वहां पे टाइम भी स्पेसिफाई करना चाहते हो कि इस ड्यूरेशन में करना है, इतना टाइम लेना है, स्लो करना है या फास्ट करना है, उस मैनर में आप चेंज करना चाहते हो, तो वो टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं। और तीसरी चीज, कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। होपफुली आपको ध्यान होगा कॉल बैक फंक्शन मतलब क्या। तो एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे जो हम चाहते हैं एनिमेशन परफॉर्म होने के बाद इस फंक्शन को भी परफॉर्म कर दे। जैसे क्लिक के साथ कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, अगर हम डॉलर सेलेक्टर जो भी हमें प्रोवाइड करना है वो सेलेक्टर दिया और डॉट क्लिक, इसके साथ कॉल बैक फंक्शन का क्या सेंस रहता है कि जब भी क्लिक हो तब ये काम करवाना है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है क्लिक के लिए, तो वो एक डिफाइन कर दिया कि क्या काम करवाना है। यहाँ पे डिफाइन तो यही हो गया था इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कि क्या चेंजेस करवाना है, बट वो चेंजेस जब इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए, टाइम ड्यूरेशन भी बता दी, इस टाइम ड्यूरेशन में हो जाए, उसके बाद ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करनी है। और वो जैसे हमने क्या दे दिया, जैसे हमने ये प्रोवाइड कर दिया इस फंक्शन के अंदर, क्या ये जो हमारा एलिमेंट था जिसे एनिमेट कर रहे थे, उसी एलिमेंट को हमने फिर हाइड भी करवा दिया कि जैसे ही वो स्क्रॉल होके पूरा बाहर निकल जाए तो हाइड भी हो जाए, वो छुप भी जाए। इस केस में सेव किया हमने इसे एंड इस पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, और जैसे ही हम इस क्लिक हेयर पे क्लिक कर रहे हैं स्क्रॉल होता हुआ जाता है, और स्क्रॉल होते हुए ये क्या हो रहा है, इस तरीके से वो हाइड भी हो गया। वो बात अलग है, इस केस में भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जब इस पेज को रिफ्रेश किया, वापस से क्लिक हेयर पे क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अवेलेबल होगा एक बार, क्योंकि थोड़ा बाहर तक निकला, जब पूरा बाहर निकल गया तब हाइड किया है। उसकी जगह पे हो सकता है कभी आप ऐसा करें कि वो पूरा बाहर नहीं निकालना था, उसे आपको रोकना था कहाँ, तो लेफ्ट के पास जो आप ये प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये कैलकुलेशन की हेल्प से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि टोटल विड्थ कितनी है, उस एलिमेंट की विड्थ कितनी है, उनका डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लें और उसके बाद आप कर दो उसे हाइड। होपफुली आपको ध्यान होगा टोटल विड्थ फाइंड आउट करना और एलिमेंट की विड्थ। जैसे हम यहाँ पे ये जो हमारे पास अवेलेबल है रेडी वाले पोर्शन में ही कर रहे हैं ये चीज प्रोवाइड, एक वेरिएबल क्रिएट किया, जावास्क्रिप्ट का कोड आप कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। jQuery जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही परफॉर्म हो रहा है। तो जब भी आप उसे काम में ले रहे हैं, आपको लगे कहीं पे कि जावास्क्रिप्ट वाली चीजें काम में ले लेते इससे अच्छा, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। जहां पे आपको jQuery काम में लेनी है आप jQuery तो ले ही रहे हैं, अचानक से कभी लगे कि ये चीज तो जावास्क्रिप्ट से ही हो रही थी, जैसे सेट टाइम आउट जैसी चीज जो है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल थी, तो jQuery में उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं आई फिर से डिफाइन करने की, तो वो वही आप काम में ले सकते हो। कभी अगर आपको जरूरत है उस चीज की तो बिल्कुल काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये जो अभी प्रोवाइड किया गया है, इस पर्टिकुलर में 100% की जगह अगर हम एक कैलकुलेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, उसे देखें। हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू देनी चाहिए किसके अंदर,
आप चाहो तो एकदम प्रिसाइज मैनर में डायरेक्ट उसी फंक्शन तक पहुंचो जो सबसे इनर लेवल का फंक्शन है इसे कवर करने वाला। एनिमेट के अंदर ये जो है कर्ली ब्रैकेट, ये तो ऑब्जेक्ट के हैं, बट ये एनिमेट वाला फंक्शन कॉल किस डेफिनेशन का है? इस फंक्शन डेफिनेशन का, जो यहाँ स्टार्ट हो रही है लाइन नंबर 42 से, और ये अवेलेबल है कहाँ तक? लाइन नंबर 48 तक। इसके अंदर भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जहां जरूरत लगे वहां पे। जैसे हमने वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे ये फुल विड्थ, ऐसी कुछ नाम दे दिया केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे हमने उस एलिमेंट की विड्थ ऐसा भी प्रोवाइड कर दिया। दो वेरिएबल लिए, फुल विड्थ और एलिमेंट की विड्थ। एंड होपफुली आप सभी को ध्यान होगा हमने जो विड्थ चेक करने का तरीका काम में लिया था, जहां पे हमने बात की थी अगर आपको उस पर्टिकुलर विंडो की फुल विड्थ फाइंड आउट करनी है। कैसे? तो फुल विड्थ जैसे हमने प्रोवाइड की, विंडो डॉट इनर विड्थ, इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। यहीं पे अगर हम बात करते हैं एलिमेंट के लिए जो विड्थ हमें प्रोवाइड करनी है, तो कौन से एलिमेंट के लिए? तो यहाँ पे एक तरीका तो हमारा वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, वही हम काम में लेते हैं और यहाँ पे देते ब्लॉक 1, और इसके साथ हम प्रोवाइड करते हैं क्या? इसकी विड्थ। इसकी विड्थ के लिए आप चाहें तो क्लाइंट विड्थ भी आप काम में ले सकते हैं, इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और ये जो भी वैल्यू आती उन दोनों के सब्ट्रैक्शन से यहाँ पे वैल्यू आप प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो उन दोनों के सब्ट्रैक्शन से वैल्यू क्या आ रही है वो एक बार पहले हम अलर्ट करवा रहे हैं। एक बार देखते हैं यहाँ तक की चीज। कभी भी आपको ऐसा कुछ परफॉर्म करना है, आप बीच में अलर्ट या कंसोल डॉट लॉग ट्राई कर सकते हैं, बीच में काम में ले सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? फुल विड्थ माइनस एलिमेंट विड्थ, फुल विड्थ प्लस ये हमने प्रोवाइड कर दिया कॉन्केटिनेशन, और एलिमेंट विड्थ ये हमने प्रोवाइड कर दिया। मतलब दो वैल्यू प्रिंट होगी स्पेस से सेपरेट करते हुए, कुछ इस तरीके का हमने दिया, सेव किया एंड इसे किया हमने रिफ्रेश। यहाँ पे हमने एनिमेशन को कमेंट कर दिया है, केवल क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही हमारे पास आ गया 1536 एंड 200। हमें क्या करना है? ये जो दो वैल्यू हमारे पास आई है इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इनका माइनस, इनके माइनस से हमें वैल्यू आ जाती है। वो एक बार चेक करते हैं, क्लिक किया, ये डिफरेंस आ गया इनका 1336। और ये जो डिफरेंस हमारे पास आया, इस पर्टिकुलर डिफरेंस को आप चाहो तो किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने इस डिफरेंस को स्टोर करा दिया किसी वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वो वेरिएबल हमने ले लिया हमने ये वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर दिया केवल इस तरीके से, स्लाइड विड्थ, और इसमें ये एक्सप्रेशन दे दी दोनों का सब्ट्रैक्शन। स्लाइड विड्थ में वही वैल्यू अवेलेबल है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक हेयर पर जैसे क्लिक करते हैं ये हमारे पास वही विड्थ का डिफरेंस आ रहा है, फुल विड्थ माइनस दिस 200 वाली जो इसकी विड्थ अवेलेबल थी, तरीके से आ रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर को अवेलेबल करवाना चाहते हैं यहाँ लेफ्ट के लिए, तो एक छोटी सी गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या? ये जो अभी हम विड्थ देख रहे हैं ये परसेंटेज में प्रोवाइड करना चाहते हैं या पिक्सल में? अगर आप परसेंटेज में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो परसेंट सिंबल आना चाहिए उसके साथ। अगर आप पिक्सल में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो px लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे समझें अब इस चीज को जो आगे लिख रहे हैं, स्लाइड विड्थ प्लस इक्वल, और साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया ये px, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। होपफुली आपको ध्यान है स्ट्रिंग के साथ प्लस इक्वल क्या काम करता है? कॉन्केटिनेशन का। तो वो जो भी विड्थ थी उसके साथ ये px हमने प्रोवाइड कर दिया। तो अब अगर हम इसे अलर्ट करवाते हैं, अब इस चीज को अगर हम अलर्ट करवाते हैं तो क्या आएगा पहले एक बार और देख लेते हैं, फिर हम वहां एनिमेट फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। इसे रिफ्रेश किया तो ये क्या आ रहा है? 1336 पिक्सल। और हमें ये जो प्रोवाइड करना है कि कहाँ पे प्रोवाइड करना है इस चीज को, तो ये हमने प्रोवाइड कर दी ये वैल्यू इस पर्टिकुलर एनिमेट फंक्शन के लेफ्ट वाले पैरामीटर की वैल्यू के लिए। यहां पे हमने प्रोवाइड कर दिया वो वेरिएबल स्लाइड विड्थ वेरिएबल
इटसेल्फ अपनी एक वैल्यू दे रहा है, उसे कोटेशन नहीं दिए क्योंकि वो इटसेल्फ एक स्ट्रिंग में अवेलेबल डेटा है। इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हो रहा है वो देखें। इस तरीके से स्क्रॉल होता है और स्क्रॉल होते ही यहाँ पे जाके हाइड, वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आता उससे पहले ही हाइड हो जाएगा। रिफ्रेश किया, इस पर्टिकुलर को हमने यहाँ पे लेके आए जैसे, और यहाँ पे जाके वो हो गया हाइड। इस तरीके से ये अवेलेबल हुआ। ध्यान से वापस देख लें एक बार, वापस रिफ्रेश किया, ये स्लाइड होते हुए जाएगा और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आए बिना ही हाइड हो जाएगा, वहां रुका और हाइड। तो कुछ इस तरीके से ये अवेलेबल करवा रखा है। अब आप कैसे इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं आपकी चॉइस है। आप स्लाइडर जैसे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आप हो सकता है कोई कंटेंट का कुछ वर्डिंग लिखी हुई है उसमें, उस कंटेंट का आप इस तरीके का एनिमेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट में आपने ऐसा देखा होगा। और ये लेफ्ट ही जरूरी नहीं है, हो सकता है आप इसे बॉटम पे लाके टॉप पे ले जाके, जहां पे भी आप कर रहे हैं वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। तो एनिमेशन फंक्शन एनिमेट अवेलेबल है एनिमेशन प्रोवाइड करने के लिए। जे क्वेरी का काफी यूजफुल फंक्शन ये हो सकता है। बाकी तो आपकी चॉइस होगी आप कैसे काम में लेते हैं। बट हाँ, यहाँ जो अभी हमने स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक बार वापस कॉपी पेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हम देख रहे थे उस एलिमेंट की विड्थ फाइंड आउट करने का तरीका, एलिमेंट को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया वो भी समझें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो जावास्क्रिप्ट की अप्रोच थी, जावास्क्रिप्ट कोर जावास्क्रिप्ट की अप्रोच जो थी, जिसे वेनिला जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम उसकी जगह पे अगर जे क्वेरी का सेलेक्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कैसे, डॉलर साथ में प्रोवाइड किया हैश, और इस तरीके से अगर हम ये देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक हियर पे क्लिक किया, तो ये वर्क कर ही नहीं रहा। रीजन इसका, जब हमारा सेलेक्टर चेंज हो गया तो उसके साथ प्रोवाइड करने वाले एट्रीब्यूट सेम एट्रीब्यूट वर्क कर जाए ये जरूरी नहीं है। अगर डिफाइंड होगा सेम मैनर में तो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिंपली जैसे ये विड्थ, सेव किया, रिफ्रेश किया, और एक बार देखते हैं ये वर्क कर रहा है क्या। तो ये भी वर्क नहीं कर रहा है। इसे हमने किया कंसोल ओपन, और कंसोल पे कोई एरर लिखी आ रही है क्या, एक बार देखते हैं वापस। कोई एरर भी यहाँ पे लिखी हुई नहीं आती है, क्योंकि ये जो हम एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं ये एट्रीब्यूट पहचान में नहीं आया, तो हो सकता है वहां पे एक अनडिफाइंड वैल्यू चली गई हो। और इस तरीके की कभी आपके पास अगर प्रॉब्लम आती है, कैसी प्रॉब्लम, कि आप जो एलिमेंट अवेलेबल है उस एलिमेंट की विड्थ असाइन करना चाहते हैं, एनिमेट में काम में लेना चाह रहे हैं, और एरर भी नहीं दिख रही, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो आप बिल्कुल बीच में अलर्ट या कंसोल डॉट लॉग पे वैल्यूज कंफर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये वैल्यू कंफर्म करते हैं कि स्लाइड विड्थ की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो ये क्या आ रहा है, NaN, और उस पर पिक्सल कॉन्केट हो गया, मतलब कॉन्केटिनेशन से पहले जो ये सब्ट्रैक्शन हुआ उसका रिजल्ट आ रहा है NaN। और ऐसा रिजल्ट क्यों आया होगा, तो उसके लिए फिर आप अलर्ट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलर्ट करवाया आपने इस एलिमेंट की विड्थ के लिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन फेल हो रहा है, मतलब या तो फुल विड्थ में गड़बड़ है या एलिमेंट विड्थ में गड़बड़ है। और फुल विड्थ तो अभी थोड़ी देर पहले वर्क कर ही रहा, तो उसे तो चेंज कर नहीं रहे। एलिमेंट विड्थ को हमने चेक किया और ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो जब उसकी विड्थ प्रॉपर्टी ही डिफाइंड नहीं है तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो एक बार देखें। ये कंप्लीट हमारे पास वो फंक्शन अवेलेबल हो गया जो जे क्वेरी में अवेलेबल है। और जैसे ही आपको ऐसा दिखे कि ये एक फंक्शन था, ये तो विड्थ प्रॉपर्टी नहीं है, एक फंक्शन है। आप इसे कैसे काम में ले सकते हैं फिर इस केस में वो भी समझ जाना। कभी अगर आपके पास ऐसा बाई चांस होता है तो इस तरीके से पहचान लेना कि विड्थ जब अलर्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। अनडिफाइंड आता अगर वैल्यू ही नहीं मिली होती, अगर वो प्रॉपर्टी या मेंबर है ही नहीं, तब तो आता अनडिफाइंड। बट उसका मेंबर है विड्थ, लेकिन एक ऐसा मेंबर जो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वो कैसे पता चला, जब आपने अलर्ट करवाया तो वहां जो पूरा अलर्ट होके आ रहा है उसकी स्टार्टिंग पढ़ना, वहां लिखा हुआ था फंक्शन। एक बार वापस, हमने अभी सेव नहीं किया उस पेज को, केवल इसे रिफ्रेश किया, अभी सेव नहीं किया उस पेज को, हमने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे जो आ रहा है उसे ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है फंक्शन। इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पे वो कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। भले ये दिखने में कैसा भी दिख रहा हो,
बट है ये एक फंक्शन अवेलेबल है, और ये फंक्शन jQuery का एक फंक्शन अवेलेबल है फंक्शन कॉल करने के लिए, स्मॉल ब्रैकेट्स प्रोवाइड कर दिए। अब एक बार हमने इस फाइल को किया सेव, अब किया रिफ्रेश, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो पहली चीज तो ये 200 आ गया सही तरीके से, मतलब अब आगे काम तो हो जाएगा, 200 का 200 पिक्सल बनेगा और फिर वही काम आगे ये परफॉर्म कर देगा। क्योंकि कई बार आपकी अप्रोच ऐसी भी रहेगी jQuery में कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कई बार नाम भूलेंगे आप कि उस फंक्शन का, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम था, प्रॉपर्टी थी या फंक्शन था, क्या था। अप्लाई करते रहना आप, क्योंकि वहां पे ब्रेक जितने लोगे आपका फ्लो अगर टूटेगा तो प्रैक्टिस आपकी रुक जाएगी। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना आप इन चीजों की। तो अभी हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, विड्थ फाइंड आउट की थी और विड्थ के रेस्पेक्टिवली ये एनिमेशन परफॉर्म किया। विड्थ फाइंड आउट करने का जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक अप्रोच थी वो तो थी ऐसी, जबकि यहाँ पे हमने अप्रोच कैसी काम में लिया, केवल वो सेलेक्टर दिया डॉट के साथ, वो विड्थ वाला फंक्शन कॉल करवा दिया। इस तरीके से हमने उसकी विड्थ फाइंड आउट कर ली। बाकी काम होपफुली आपको आइडिया लग ही गया होगा या हम क्या कर रहे थे। बाकी ये क्यों कर रहे थे इसका कोई रीजन नहीं, केवल एक एग्जांपल के लिए हम ऐसा देख रहे थे, जहां पे ये इस तरीके से स्लाइड होते हुए जाता है और वहां जाके हाइड हो जाता है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वहां जब पहुंचा तो वहां जाके वापस से ये लौट के आए और फिर हाइड हो जाए। तो हम यही सेम चीज कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, और इस बार हम क्या कर रहे हैं वो समझें। इस बार हम जब ये लेफ्ट साइड में जाता है, कहां तक जाता है, पूरा जहां तक उसे जाने की जरूरत थी 100% से पहले तक, जहां तक वो खुद उसी 100% में आ सके वहां तक चले जाता है। वो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था, बिल्कुल वैसा ही वह कर रहे हैं, बस इस बार हाइड नहीं कर रहे उसे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम वापस लौटा के लाना चाहते हैं। और वापस लौटा के लाने के लिए यहाँ पे आप बाकी कहाँ लिख रहे हैं उसे एक बार इग्नोर करते हुए एक फंक्शन में लिख रहे हैं, ये चीज ध्यान रखें। बस फंक्शन में वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। कैसा स्टेटमेंट, बिल्कुल ऐसा ही जैसा लाइन नंबर 50 पे प्रोवाइड किया था। क्या स्टेटमेंट है, डॉलर, वो सेलेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आईडी है block1, उसको एनिमेट कर रहे हैं, और उसको एनिमेट कहाँ करना चाहते हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। हमने स्पेसिफाई कर दिया जैसे उसके लिए लेफ्ट, और लेफ्ट कहाँ लेके आना है उसका, तो हमने बता दिया जैसे 0, केवल 0 लिख दो, या 0 पिक्सल भी लिख सकते हो, 0% भी लिख सकते हो। 0 के केस में पिक्सल लिखना कंपलसरी नहीं है, आप उसे परसेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 से भी, केवल 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 0 पिक्सल 0% दोनों सेम कंसिडर हो रहे होंगे। तो इस तरीके से लेफ्ट 0 स्पेसिफाई कर दिया। टाइम ड्यूरेशन कितनी लेनी है वापस लेके आने के लिए, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि जब लेफ्ट से राइट में गया था तो स्लो में जाए और वापस में थोड़ा तेज आए, तो कुछ इस तरीके का प्रोवाइड कर दिया जैसे। और जब वापस भी वो आ जाए एकदम 0 पे, लेफ्ट वाला उसका अलाइनमेंट 0 पे पहुंच जाए, उस वक्त उसे हाइड करना चाहते हैं, तो फिर फंक्शन प्रोवाइड कर दिया हाइड करने के लिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस पर्टिकुलर को प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टेटमेंट कंप्लीट होगा ये वाला। कौन सा, ये स्टेटमेंट कौन सा कंप्लीट किया वो भी एक बार समझें। ये एनिमेट के अंदर ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इसे तो टर्मिनेट करना है, सेमीकोलन दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे थे। इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, हाइड करने के लिए वही स्टेटमेंट block1 डॉट हाइड, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। सेव किया एंड चेक करते हैं इस पेज को, ब्राउजर पे ओपन करते हैं, एंड ये जो पेज आ रहा है इसमें वही क्लिक हेयर वाला बटन, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी हैं, और कंटेंट भी हमें दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी कैसे लिखा है वो भी होपफुली ध्यान होगा। क्लिक हेयर पे क्लिक कर रहे हैं, स्लाइड होते हुए जा रहा है राइट साइड में, जैसे ही राइट साइड में गया वापस लौट के आ रहा है और तेजी से लौट के आ रहा है। एक बार वापस देखते हैं हम इस पेज को, रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लौट के अपनी जगह पे आ गया और हाइड नहीं हुआ है अभी। ये अगर आपने नोट किया हो, यहाँ पे हाइड वाली चीज वर्क नहीं कर रही है अभी, जो हमने block1 को हाइड करना चाहा वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। रीजन आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईडी देनी थी तो हैश होना चाहिए था। अगर ये हाइड नहीं हुआ है अभी तो वापस इस पर क्लिक करोगे वापस वर्क कर जाएगा, क्योंकि हाइड नहीं हुआ है।
वापस कर सकते हो, कितनी भी बार आप ये वर्क करवा सकते हो अगर हाइड नहीं करवाया है तो। बट हम अभी जो बात कर रहे थे उसके रेस्पेक्टिवली पहले एक बार राइट साइड में जाए, फिर लौट के आए तेजी से, और फिर हाइड हो जाए। ऐसा अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी ये चीज फेल हो रही थी क्योंकि ये टैग नहीं था, ये एक आईडी थी, और इसके लिए हैश के साथ प्रोवाइड कर दिया। सेव किया, रिफ्रेश किया, इस केस में इस पर क्लिक करते हैं, स्लाइड होते हुए जा रहा है इस तरीके से, लौट के कंपेरेटिवली थोड़ा तेज आ रहा है, और फिर यहाँ जाके जिस तरीके का ये प्रोवाइड किया जा सकता है। कई बार जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जैसे बॉल जैसा कुछ इम्पैक्ट लेके आना है, तो कुछ एनिमेशन यूजर को कुछ अलग तरीके का फील दिलाने के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो क्रिसमस से रिलेटेड कुछ अपीयरेंस लेके आने के लिए कुछ इमेज प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे स्नो टाइप की इमेजेस प्रोवाइड कर दी गई, स्मॉल इमेजेस, और उनके साथ ये एनिमेशन परफॉर्म कर दिया जाता है कि वो इनफाइनाइट मैनर में ये एनिमेशन करते जाए, रिकर्सिवली इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो भी वो कई बार देखने में बस अपीयरेंस वाइज कुछ एड ऑन करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये एनिमेशन बहुत सी जगह पे आप काम में ले सकते हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का, एनिमेट फंक्शन तक की बात का आइडिया लगा होगा। साथ के साथ अब जो हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर को हमने किया कॉपी एंड पेस्ट। इस पर्टिकुलर के अंदर बटन पे क्लिक हुआ, ब्लॉक 1 की विड्थ फाइंड आउट की, ब्लॉक 1 के एनिमेट में फिर से हम ब्लॉक 1 को ही काम में ले रहे हैं उसके एक फंक्शन में, और ब्लॉक 1 के एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम ब्लॉक 1 को काम में लेना चाहते हैं। एनिमेट फंक्शन को जब हमने कॉल करवाया, उसके अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है जिसमें हम फिर से ब्लॉक 1 को काम में लेना चाहते हैं, और इसके लिए एक बार बस ऐसे ट्राई कर रहे हैं दिस कीवर्ड। सेव किया हमने इसे, सेव कर दिया एंड रिफ्रेश, इस पेज को ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमने क्लिक हियर पे क्लिक किया। ये वर्क कर रहा है इस तरीके से। पहला टास्क परफॉर्म हो गया, दूसरा भी परफॉर्म हो रहा है, और तीसरा भी हाइड होने वाला भी। तो यहाँ पे देखें एक चीज, हम बटन 1 के क्लिक पे आ रहे हैं तो इसे दिस नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दिस लिखा तो वो बटन 1 को रेफर करेगा, क्योंकि ये फंक्शन किसके लिए, बटन 1 के क्लिक के लिए ये फंक्शन है। बट जब ब्लॉक 1 के एनिमेट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लॉक 1 के एनिमेट का फंक्शन, इसके लिए दिस कौन है, ब्लॉक 1। इस एनिमेट के अंदर भी अगर फिर से ब्लॉक 1 हम काम में ले रहे हैं तो इसके लिए भी दिस काम में लिया जा सकता है, और दिस कौन है, वही ब्लॉक 1 जो इस दिस से रिप्रेजेंट हो रहा था। एक्चुअली देखा जाए तो ये लाइन नंबर 56 वाला दिस किसकी बात कर रहा है, जो भी सेलेक्टर यहाँ लाइन नंबर 53 पे, मतलब इस जगह पे रहा होता, जो इस एनिमेट को कॉल कर रहा है। जबकि ये दिस अगर रहा है तो ये क्या क्या कह रहा है कि ये जिसके अंदर आ रहा है, एनिमेट फंक्शन के अंदर आ रहा है, ऑलरेडी एनिमेट के फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर एनिमेट के फंक्शन पर लेके आने वाला सेलेक्टर कौन सा था, ब्लॉक 1, तो उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमने जो प्रोवाइड किया, सेव किया, इसे किया हमने रिफ्रेश। इस केस में ये बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा है जैसा थोड़ी देर पहले कर रहा था। दिस कीवर्ड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, होपफुली आपको कुछ आइडिया यहाँ तक लगा होगा। तो जे क्वेरी बात तो और भी है, आज के लिए इतना ही करते हैं।